Good morning, students. Today we are talking about cell organelles. अपने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि जो एक सेल है यूकैरियोटिक सेल, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो ये सेल हैं उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, ये हमको आज अपने इस चैप्टर, अपना जो ये लेक्चर है उसमें हमको पढ़ना है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। हमने पढ़ा था जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। जो भी सेल ऑर्गेनल है उनके चारों ओर क्या है, मेम्ब्रेन है। यहां पर देखिए, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने जब सेल का स्ट्रक्चर देखा उसमें क्या कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स देखे, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट थे प्लांट में, सेंट्रियोल था एनिमल सेल में। तो इन सब सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन हमको स्टेप वाइज स्टडी करने हैं। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखा था, बैक्टीरिया का डायग्राम देखा, उसमें हमने बताया 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। 70s राइबोसोम उसमें प्रेजेंट है। और राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। और ये जो सेल ऑर्गेनल है दोनों में मिलता है, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें 80s राइबोसोम होता है, जबकि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था कि 70s राइबोसोम होता है। तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है और दोनों में मिलता है। प्लांट सेल उसमें प्लांट में भी है, एनिमल्स में भी है। इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद देखिए, इसके अलावा दो ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके अलावा देखिए एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रियोल। जो एनिमल सेल है उसमें एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इसके अलावा, राइबोसोम के अलावा भी प्रेजेंट है। कौन सा? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल के चारों ओर भी बाउंड्री नहीं होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। Ribosome are non-membrane bound organelle found in all cells, both eukaryotic and prokaryotic. And also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. इसके अलावा जो सेंट्रियोल है वो किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रियोल।
तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज हमने क्या पढ़ा था, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट थी, आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है, सेल वॉल। तो यहां से स्टार्ट करते हैं सारे सेल ऑर्गेनल और उनके हम क्या देखते रहते हैं, स्टेप वाइज फंक्शंस देखते रहते हैं। तो जो बाउंड्री है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेल एनवलप पढ़ लेते हैं, सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर हमने देखा क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं प्लस न्यूक्लियस, इनको हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज स्टडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, जो आउटर एनवलप हमने प्लांट सेल में पढ़ा था वो क्या था, सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो कैसी है, नॉन लिविंग होती है, रिजिड है, रिजिड, नॉन लिविंग रिजिड आउटर एनवलप ऑफ प्लांट सेल जो है, आउटर एनवलप ऑफ प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, इसके अलावा जो सेल वॉल है किस में प्रेजेंट होती है, एल्गी में भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा किस में प्रेजेंट होती है, फंगस में भी ये प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल में ये प्रेजेंट है, एल्गी में प्रेजेंट है, फंजाई में ये प्रेजेंट है। तो इनमें क्या होती है, आउटर एनवलप क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल का क्या फंक्शन है, देखिए इससे पहले प्लांट सेल में ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है, और जो बैक्टीरियल सेल है उसमें सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। इसके अलावा जो फंगस है उसमें जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, चाइटिन की बनी होती है, चिटिन एक मटेरियल है, इसकी बनी होती है। एल्गी में ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे मटेरियल्स की कंबाइंड होकर एल्गी में ये बनी हुई होती है। तो हमको याद करना है, प्लांट सेल में ये जो है सेलुलोज की बनी है, बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी हुई होती है। इसके अलावा जो फंजाई है उसमें ये किसकी बनी होती है, चाइटिन की बनी हुई होती है। फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका, गिव शेप टू अ सेल। सेल को ये क्या प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करती है। तो ये दो फंक्शन है किसके, सेल वॉल के। कैसी होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा किस किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, एल्गी में हमने देखेंगे कि ये क्या प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या है, नॉन लिविंग है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो ये क्या देती है, जो सेल है उसको एक शेप प्रोवाइड करती है। और इसका क्या काम है, क्योंकि आउटर बाउंड्री है तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद देखिए, सेल वॉल तो केवल इन्हीं में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इसके बाद जो सेकेंड एनवलप अगर हम देखें तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब देखें तो जो प्लांट सेल है उसमें आउटर वॉल कौन सी थी, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर एनवलप है, बाहर की तरफ केवल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है।
तो आउटर बाउंड्री क्या है एनिमल सेल में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है? देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल की आउटर वॉल है, और ये क्या करती है, जो मटेरियल है उसको सेल के अंदर और बाहर ले जाने में मदद करती है। कैसे? ये और कैसे एब्जॉर्ब करती है मटेरियल को? ये कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? ये मटेरियल को चेक करके ही बाहर या अंदर आने देती है, सेलेक्ट करके आने देती है। और कैसे ये सिलेक्शन करती है, इसके लिए हमको क्या समझना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है? लिपिड की बाइलेयर। कैसा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? लिपोप्रोटीनियस, मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ये बनी हुई होती है। लिपिड किसमें की क्या है? बाइलेयर लिपिड है, 2 लेयर यहां पर लिपिड की होती है, और जिसमें जो हेड है यानी कि पोलर हेड, वो किधर की तरफ होता है? आउटर साइड पर, और सेल के अंदर की तरफ जो टेल वाला पोर्शन है वो इसका मिडिल पोर्शन बनाता है। तो ये जो लेयर है, ये जो बाई लेयर है, वो किसकी है? लिपिड की। लिपिड की बाई लेयर होती है। और प्रोटीन कैसे हो सकते हैं इसमें? पेरिफेरल भी हो सकते हैं और इंटीग्रल भी हो सकते हैं। पेरिफेरल मतलब बाउंड्री पे इस तरह से प्रोटीन हो सकते हैं, और कहां पर हो सकते हैं? इंटीग्रल मतलब अंदर की तरफ। इन दो, ये जो लेयर है इसके बीच में ये वाले जो प्रोटीन है, इस तरह से प्रोटीन इसमें अरेंज होते हैं। तो ये तो लेयर होगी लिपिड की, और ये कैसे प्रोटीन है? इंटीग्रल। और ये कौन से है? पेरिफेरल। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड कैसी होती है? बाइलेयर लिपिड है। और प्रोटीन इसमें कैसे होते हैं? इंटीग्रल भी हो सकते हैं और पेरिफेरल भी हो सकते हैं। जो लिपिड है, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, ये जो लिपिड है वो क्या शो करते हैं? क्वासी मूवमेंट, क्वासी मोज़ेक मूवमेंट शो करते रहते हैं, यानी कि मूव होते रहते हैं। इनके मूवमेंट के कारण जो प्रोटीन है वो आसानी से इसमें रोटेट हो सकते हैं। तो सिंगर एंड निकोलसन ने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो लिपिड है वो क्या शो करते हैं? क्वासी मूवमेंट शो करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं? ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, इस तरह से मोज़ेक मूवमेंट जो है शो करते रहते हैं। और इनके मूवमेंट के कारण ये जो प्रोटीन है, अब ये रिजिड वॉल नहीं बनी, रिजिड वॉल नहीं है, लिपिड क्या करते रहते हैं? ये मूवमेंट शो करते रहते हैं। इनके मूवमेंट के कारण ये जो प्रोटीन है वो आसानी से इसमें क्या हो सकते हैं? रोटेट हो सकते हैं। यही प्रोटीन सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आएगा या सेल से बाहर जाएगा। वो सब्सटेंस इस प्रोटीन से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, और सब्सटेंस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उसके बाद ये प्रोटीन क्या हो जाते हैं? रोटेट हो जाते हैं। तो अंदर वाला जो मटेरियल है वो आसानी से कहा जा सकता है? आउटसाइड द सेल।
और जो बाहर का मटेरियल है वो कहां पर आ सकता है, इनसाइड द सेल। इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर और बाहर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। इसी तरह से सेल के अंदर और बाहर का क्या होता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। अब देखिए जो एनिमल्स हैं उनमें दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, दो तरह का यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। कौन कौन से, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हमें क्या पढ़ लेना है, इनमें दोनों में डिफरेंस पढ़ लेना है। सबसे पहले देखिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी यानी कि एटीपी के यूटिलाइजेशन से होता है। इसमें मूवमेंट के लिए जो ट्रांसपोर्ट होना है मटेरियल, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। एनर्जी यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा पॉइंट देखिए, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड नहीं करता। कहीं पे भी मटेरियल ज्यादा हो, कहीं पे भी मटेरियल कम हो, और ये किस पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, यानी कि आयनिक फ्लो के कारण, जो चार्ज पार्टिकल के फ्लो के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो क्या है, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। और जबकि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के में क्या क्या आते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किसका एग्जाम्पल है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन केमिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या कंडीशन रिक्वायर है डिफ्यूजन के लिए, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल है, जहां ट्रांसपोर्ट होना है उसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने क्या करा, एक इंसेंस स्टिक जलाई और उसके जो फ्यूम्स है वो एयर में स्प्रेड हो गए, तो एयर और फ्यूम्स के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। किसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट हुए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट हो गए, यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं। दूसरा हमारा देखिए था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मटेरियल का, वो जो दोनों सब्सटेंस हैं उनके बीच में क्या है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो दोनों मेम्ब्रेन हैं उनके बीच में क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल।
अब जो मूवमेंट है वो किधर की तरफ होने लगेगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी कैसी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इसके भी अक्रॉस क्या होता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इसमें से होता है। अब एक एग्जाम्पल इसमें ऑस्मोसिस को स्टडी करने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक फनल को ले लिया और इस फनल पर इसका जो माउथ है उस पे हमने क्या, एग मेम्ब्रेन, जो एग के ऊपर की मेम्ब्रेन है वो भी क्या है, एक सेल ही है, तो उसके आउटर मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हमने इसके माउथ पे क्या बांध लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने इस पे, इसके माउथ को इससे कवर कर दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी ली है, एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन को हमने इस पे, इसके माउथ को उस एग मेम्ब्रेन से कवर कर दिया। अब हमको क्या लेना है, एक बीकर लिया हमने और इस बीकर में हमने क्या फिल कर दिया है, वाटर। वाटर यहां पर फिल कर दिया और ये जो फनल है इसमें हमने क्या फिल किया, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। जब हम इसमें शुगर सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन का लेवल हमने जहां तक शुगर सॉल्यूशन लिया वहां पे एक मार्क लगा दिया। थोड़े समय के बाद हम देखेंगे ये वाटर किधर की तरफ मूव करने लगा है, फनल के अंदर की तरफ, और जो शुगर सॉल्यूशन है उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को शो कर रहा है। तो ऑस्मोसिस क्या था कि मूवमेंट, अब देखिए दूसरी डेफिनेशन इसको हम दे सकते हैं ऑस्मोसिस की, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। आप एक बात ध्यान रखिए, जहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, लोअर कंसंट्रेशन वाला है। तो यहां पर एक डेफिनेशन हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऑस्मोसिस को, कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे मूवमेंट करना, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस। और जबकि डिफ्यूजन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, देखिए अगर हमने इंसेंस स्टिक को जलाया, अगरबत्ती को हमने जलाया और हम बैठे हुए ग्लास के कैबिन में जिसमें कि उसके फ्यूम आ ही नहीं सकते, तो वो उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। डिफ्यूजन के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि जो दोनों सब्सटेंस हैं, जैसे कि हमने क्या किया, एक वाटर ले लिया बीकर में और उसमें हमने क्या डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट। तो दोनों में कोई सेपरेशन नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है। धीरे धीरे ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो किस में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और वाटर का कलर कैसा हो जाता है, पर्पल। तो ये प्रोसेस हमारा क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में दोनों जो सब्सटेंस जिनको हम मिक्स कर रहे हैं, जो मिक्स हो रहे हैं, उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। तो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तब हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस में ये जो दोनों सब्सटेंस है वो किससे सेपरेटेड है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है। और अब की बार ट्रांसपोर्टेशन कैसे होने लगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस।
तो ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमने पढ़ा दो तरह के हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का इस्तेमाल होता है तब ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो हमारा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। उसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे अपने अगले चैप्टर्स में। दूसरा यहां पर देखिए हमने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऑस्मोसिस को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसके बाद देखिए अब हम पढ़ लेते हैं, देखिए जरा, अगर ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, अगर ऑस्मोसिस हो रहा है और ऑस्मोसिस में जो सब्सटेंस है, ऑस्मोसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एंडो ऑस्मोसिस, और एक हमारा क्या है, एक्सो ऑस्मोसिस। अगर एक सेल को हमने क्या किया, साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म है, जो इसके अंदर लिक्विड फिल है, उससे हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो आउटर जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपर है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से ज्यादा है। तो अगर आउटर कंसंट्रेशन अंदर के साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो क्या होगा, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। और ऑस्मोसिस के दौरान, ऑस्मोसिस क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। तो होगा क्या, ये जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो कहां पर आने लगेगा, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर आने लगेगा। तो यहां पे साइटोप्लाज्म कहां पर मूव कर रहा है, सेल से बाहर। इसको क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस, यानी कि मूवमेंट कहां पर हो रहा है, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। क्योंकि हमने इस सेल को किस में पुट किया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो साइटोप्लाज्म कहां आने लगा, सेल से बाहर। तब हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। अब अगर हम क्या करें, इस सेल को किस में डिप कर दे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि अगर ये जो बाहर की तरफ कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन से ज्यादा है, यानी कि साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा है, और बाहर की कंसंट्रेशन कैसी है, कंपैरेटिवली कम है। तो क्या होने लगेगा, जो लिक्विड है वो सेल के अंदर जाने लगेगा। अगर बाहर क्या है, हाइपोटोनिक कंडीशन है, तो आपकी बार मूवमेंट कैसा हुआ, अपोजिट, यानी कि जो सेल है वो क्या करेगी, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कम है, जो वाटरी सॉल्यूशन है उसको क्या करने लगती है, एब्जॉर्ब करने लगती है। तब हम इसको क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस दो तरह का है, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। अगर जो आउटर सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन के बराबर है तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, यानी कि सेल के अंदर भी कुछ नहीं जाएगा और बाहर भी कुछ नहीं आएगा, यानी कि नो ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। अगर आउटर क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है,
तो जो मटेरियल है उसका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो एक्सोऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस भी तब तक होते हैं जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, यानी कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है आउटर सॉल्यूशन की और इनसाइड द सॉल्यूशन, साइटोप्लाज्म का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन में जब तक इक्विलिब्रियम नहीं बनता तब तक मूवमेंट होता रहता है, और जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है ये मूवमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो अगर हमने एक सेल को किस में डिप किया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डिप किया है, तो नो ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, ऑस्मोसिस नहीं होता। तो दो तरह का हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। इसके बाद देखिए अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो मेन काम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो मटेरियल को सेल के अंदर और सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना है। अभी हमने पढ़ा डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है, तो कौन कंट्रोल करता है इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस करती है एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। इसके बाद देखिए प्रोटेक्शन, इसका जो दूसरा काम है वो प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि अगर ये हमें पता है कि किसकी बनी हुई है, लिपिड की, बाइलेयर की बनी हुई है, तो लिपिड का जो हेड है वो कैसा होता है, पोलर हेड है, और जो टेल है वो कैसी है, नॉन पोलर। तो ये जो नॉन पोलर टेल है वो एक्वस जो एनवायरमेंट है उसको अपोज करता है, और जो हेड है वो क्या करता है, उसके बाहर कैसा एनवायरनमेंट है, वो किससे अट्रैक्ट होता है, वाटर वाले एनवायरनमेंट से। तो ये क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है लिपिड का वो सेल को प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारी चीजों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो दूसरा काम इसका क्या है, प्रोटेक्शन। तीसरा देखिए सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये जो प्रोटीन है वो मटेरियल को सेलेक्ट करके ही अंदर आने देते हैं और बाहर जाने देते हैं। ये प्रोटीन ही क्या करते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इनके पास ये जो प्रोटीन है इनके पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। ये जो सबस्ट्रेट है जिसे ट्रांसपोर्ट होना है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये कैसी है, परमिएबल, सेकेंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि सेलेक्ट करके ही मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके बाद देखिए मेंटेन सेल पोटेंशियल। एक दूसरा काम इसका है, ये सेल के पोटेंशियल को मेंटेन करके रखती है। तो ये हमारे क्या थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा दो सेल एनवलप, एक तो सेल वॉल और दूसरा सेल मेम्ब्रेन। आगे के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।